सेंट्रल जेल में कैदी औरतों के जिस्म पर शहद क्यों लगाया जाता है, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन वो था जब मैंने पहली बार सेंट्रल जेल के अंदर कदम रखा। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, दिल में बेपनाह खौफ और आंखों में आंसू। मैं कोमल, जो कभी अपने घर भर की लाडली थी, जो इंतहाई नाजुक मिजाज थी, जिसे अम्मा अब्बा ने बहुत प्यार से पाला था, आज एक कातला के तौर पर इस खौफनाक जगह कैद कर दी गई। जेल का सेंट्रल दरवाजा जब मेरे पीछे बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दरवाजा था जो हमेशा के लिए बंद हो गया हो। मैं धाड़े मार कर रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखें खाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा जैसे कोई आखिरी उम्मीद बाकी हो, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी और घूरती निगाहें थी। मुझे एक मोटी बदसूरत सी औरत के हवाले कर दिया गया जो जेल की सुपरिटेंडेंट थी। उसकी आंखें इंतहाई सख्त थी, जिनमें जरा सी भी हमदर्दी नजर नहीं आती थी। उसने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा, जैसे कोई सामान का मुआयना कर रहा हो। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिस पर मैं अंदर तक कांप गई। चलो कपड़े उतारो, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज में सख्ती और बेरहमी थी। मैंने हैरत से उसे देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? मेरे मुंह से बस यही एक लफ्ज निकल सका। क्या सुनाई नहीं देता? कपड़े उतारो, यहाँ तुम्हारे घर के कपड़े नहीं चलेंगे, वो दांत पीस कर बोली। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने घर के पहने हुए कपड़ों को हसरत से देखा, जो मेरी माँ ने मेरी शादी पर सिलवा कर मुझे दिए थे। हल्के गुलाबी रंग का सूट जिस पर नाजुक कढ़ाई थी, जिससे मेरी माँ की मोहब्बत भरी खुशबू आती थी। लेकिन मुझे ये उतार कर उस जेल का गंदा मोटा सा लिबास पहनना था। जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं, सुपरिटेंडेंट ने गुस्से से कहा। मैंने आंखों में आए आंसू रोकने की कोशिश की और मजबूरी में अपने कपड़े उतारने शुरू किए। मैंने अपने आप को इतना बेबस और इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। मेरी उंगलियां कांप रही थी, मेरा सारा जिस्म सुन्न हो रहा था। जब मैंने अपने घर के कपड़े उतार दिए तो मुझे जेल की मखसूस वर्दी दे दी गई, जिससे अजब बास आती थी। उसका रंग सलेटी था, जो इंतहाई खुरदरा सा था। जब मैंने उसे पहना तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी पहचान, अपनी शख्सियत, सब कुछ खो दी है। चलो मेरे साथ, सुपरिटेंडेंट ने कहा और तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगी। मैं जेल की राहदारियों में कदम कदम पर तारीकियों का राज था। दीवारें नम थी और हर तरफ सीलन ज़दा बू थी, जिससे मेरा दम घुट रहा था। रास्ते में मुझे कई कैदी औरतें नजर आईं। कुछ बैठी रो रही थी, कुछ खामोशी से कोने में सर झुकाए बैठी थी और कुछ पागलों की तरह चीख रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मेरी भी यही हालत होगी? क्या मैं भी इन जैसी ही हो जाऊंगी? ये ख्याल आते ही मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि सुपरिटेंडेंट मुझे उन आम कैदी औरतों के कमरों की तरफ नहीं ले जा रही, बल्कि वो घूमकर दूसरी तरफ आ गई, जो निस्बतन साफ सुथरा था। यह राहदारी थोड़ी कम तारीख थी और यहाँ वो बदबू भी इतनी नहीं थी। तुम खुशकिस्मत हो, सुपरिटेंडेंट ने अचानक तेज लहजे में कहा। तुम्हें खास कमरे में रखा जाएगा। उसके लहजे में तंज साफ महसूस हो रहा था। खास कमरा? मैंने झिझकते हुए पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोली। बस एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई, जो मुझे और भी डरा गई। हम एक कमरे के सामने रुके। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने फौरन महसूस किया कि ये कमरा बाकी जेल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ फर्श साफ था, दीवारें निस्बतन बेहतर हालत में थी और कोने में 3 चारपाइयां रखी हुई थी, जिन पर साफ चादरें बिछी थी। कमरे में पहले से 2 लड़कियां बैठी थीं। दोनों जवान थीं, दोनों हसीन थीं। लेकिन जब मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो मेरा दिल बैठ गया। उनके चेहरों पर एक अजीब खौफ था, एक ऐसा खौफ जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो खौफ नहीं था जो किसी आम कैदी के चेहरे पर होता है। ये कुछ और था, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत खौफनाक। एक लड़की जो तकरीबन 20 साल की होगी, कोने में घुटने से चिपकी बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे बहुत रोई हो। दूसरी लड़की जो शायद 18-19 साल की थी, बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थी, बेहिस, बेजान। ये तुम्हारी नई साथी है, सुपरिटेंडेंट ने उन दोनों लड़कियों से कहा। इसका ख्याल रखना। दोनों लड़कियों ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी नजरों में अजब सा खालीपन था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखती ही रही और फिर अपनी दुनिया में गुमसुम हो गई। सुपरिटेंडेंट जा चुकी थी, जबकि मैं सहम कर वहीं सिमट कर बैठ गई थी। कमरे में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो दिल को चीरती है। हेलो, मैंने हिम्मत करके कहा। मेरा नाम कोमल है। तुम्हारा नाम? कोने में बैठी लड़की ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बिस्तर पर लेटी लड़की ने तो जैसे सुना ही नहीं। नाम 302, अब हमारा यही नाम है। बड़ी देर के बाद मुझे जवाब मिला तो मुझे कुछ हौसला सा हुआ। तुम लोग कब से यहाँ हो? मैंने फिर से सवाल दागा। ऐसा लगता है कि जन्म ही यहाँ लिया, कोने वाली लड़की दोबारा बोली। उसकी आवाज सुनकर लगा जैसे किसी कुएं से उसकी आवाज आ रही हो। मतलब तुम जल्द जान जाओगी। उसकी आवाज में न जाने ऐसी क्या बात थी कि मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। क्या जान जाऊंगी मैं? प्लीज बताओ मुझे, मैंने इल्तिजा की। बिस्तर पर बैठी लड़की ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए अचानक से नफरत और गुस्सा उमड़ आया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती,
उसने अपने बाल हाथों में पकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगी। फिर एकदम रुक गई। यहाँ इस कमरे में जो लड़की आ जाती है उसे अच्छा खाना, बिस्तर सब मिलता है। क्योंकि क्या? मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। क्योंकि हम माल हैं, सामान हैं, जिन्हें अच्छी हालत में रखना जरूरी है, कोने वाली लड़की ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उलझ सी गई। मेरे दिमाग में तूफानी झक्कड़ उठने लगे। माल, सामान, ये लड़की क्या कह रही है? हफ्ते में एक दिन, बिस्तर वाली लड़की ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। हफ्ते में एक दिन क्या? मैंने पूछा। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बस इतना जान लो कि लड़की सांस तो लेती है, मगर मुर्दों से भी बदतर होती है। वो अपनी मौत की दुआएं मांगती है, मगर मौत नहीं आती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। मेरी सांस तेज हो गई, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने अपने घुटनों पर हाथ रखा और दीवार के साथ लगकर बैठ गई। ये कमरा, जो पहली नजर में आम कैदियों के कमरों से बेहतर लगा था, अब मुझे कब्र की तरह लगने लगा। ये सफाई, ये अच्छे बिस्तर, ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। मैंने महसूस किया कि मैं किसी बहुत बड़े खतरे में फंस गई हूँ। एक ऐसे खतरे में जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो मेरी जिंदगी को खत्म कर सकता था। मुझे जेल में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, लेकिन ये 2 दिन जैसे 2 साल की तरह गुजरे थे। मैंने इन 2 दिनों में अपनी साथी कैदी लड़कियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बहुत कम बोलती थी। जब भी मैं कुछ पूछती, वो पहले तो जवाब ही न देती। अगर जवाब मिलता भी तो इतना मुबहम कि मुझे कुछ घबराहट शुरू हो जाती। उनकी खामोशी में एक अजब सा खौफ था जो मुझे अंदर तक हिला कर रख देता था। उनके नाम मुझे बड़ी तकदो के बाद मालूम हुए। कोने में बैठने वाली लड़की का नाम सायमा था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी और उसे यहाँ आए हुए 6 माह हो चुके थे। दूसरी लड़की, जो ज्यादातर खामोश रहती थी, उसका नाम फरीहा था। वो मेरी उम्र की थी और उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 4 माह हो गए थे। तीसरे दिन सुबह, जब मैं नींद की हालत में थी, अचानक दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। मैं चौंक कर उठ बैठी। मोटी भद्दी आवाज वाली सुपरिटेंडेंट दरवाजे में खड़ी थी और उसके साथ 2 और औरतें थीं जो हाथों में कुछ सामान लिए हुए थी। उठो सब, आज हफ्ता है, सुपरिटेंडेंट ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने देखा कि सायमा और फरीहा दोनों फौरन बैठ गईं, लेकिन उनके चेहरे मुकम्मल तौर पर सफेद पड़ गए थे। फरीहा के हाथ कांपने लगे और सायमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुपरिटेंडेंट कमरे में दाखिल हुई और उसके साथ आने वाली दोनों औरतों ने शॉपर फर्श पर रख दिया। मैंने देखा उनमें शीशे के जार थे जिनमें कुछ गाढ़ा सुनहरी माया था और साथ में तौलिया और कपड़े भी थे। आज तुम तीनों को तैयार होना है, सुपरिटेंडेंट ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आज तुम तीनों को तैयार होना है, सुपरिटेंडेंट ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। पहले तुम अपने जिस्मों पर यह शहद लगाओगी। शहद? मैंने हैरत से पूछा। क्यों? सवाल मत पूछो, जो कहा जाए वो करो, सुपरिटेंडेंट ने सख्ती से कहा। मैंने सायमा और फरीहा की तरफ देखा। वो दोनों सर झुकाए बैठी थी, जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका हो। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। मैंने इनकार में सर हिलाया तो सुपरिटेंडेंट ने मुझे गौर से देखा, फिर करीब आई। नहीं हो ना, अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। यहाँ इनकार नहीं, ताबेदारी चलती है। मैं ये नहीं करूंगी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। ये अल्फाज निकलने की देर थी कि सुपरिटेंडेंट ने अपना हाथ उठाया और जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि मैं गिर गई और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। तुम्हें अपनी औकात मालूम होनी चाहिए, उसने गुस्से से कहा। यहाँ तुम कैदी हो और कैदी हुक्म मानते हैं। मैं फर्श पर बैठी रोने लगी। मेरा गाल जल रहा था और दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी दिन इस तरह की तजलील का सामना करना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट ने मुझे बालों से पकड़ा और आग बगुला लहजे में बोली, अब अगर तुमने कोई सवाल किया तो इससे आगे के हरबे तुम सह नहीं पाओगी, समझी? मैंने डर कर हाँ कर दी, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब तुम तीनों अपने कपड़े उतारो और ये शहद अपने जिस्मों पर लगाओ, पूरे जिस्म पर, समझी? सुपरिटेंडेंट ने हुक्म दिया। सायमा और फरीहा ने फौरन अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उनके चेहरे बेतासुर थे। उन्होंने ये सब पहले भी किया था। ये बात उनके अंदाज से साफ जाहिर थी। मैं वहीं खड़ी रह गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, सुपरिटेंडेंट ने मुझे डांटा। आंसू बहाते हुए दिल में हजारों सवालात लिए। मैंने भी शहद की बोतल हाथ पर उठाई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ होता है। मैं शहद की बोतल लिए गायब दिमागी के साथ खड़ी थी। तभी सुपरिटेंडेंट ने गरज कर कहा, फटाफट सारे जिस्म पर शहद लगाओ, जल्दी करो। सायमा और फरीहा ने शहद बोतल से निकालकर अपने जिस्मों पर लगाना शुरू कर दिया। मैंने भी मजबूरी में शहद हाथ में लिया। वो ठंडा और चिपचिपा था। जब मैंने उसे अपने जिस्म पर लगाया तो मुझे मतली सी आ गई। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? मैंने रोकर पूछा। खामोश रहो और अपना काम करो, सुपरिटेंडेंट ने कहा। शहद लगाने की इस अमल में तकरीबन 15 मिनट लगे। मेरा पूरा जिस्म चिपचिपा हो गया था। मैं अपने आप को इतना घटिया महसूस कर रही थी कि बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब तुम बारी बारी नहाओगी, सुपरिटेंडेंट ने कहा। वहां बाथरूम में एक बड़ा टब है। सायमा, तुम पहले जाओ। सायमा ने सर झुकाया और बाथरूम की तरफ चली गई।
मैंने देखा कि वो मुकम्मल तौर पर खामोश थी, जैसे उसके अंदर कोई जज्बात ही न बचे हों। जब सायमा अंदर गई तो मैं अचानक कमरे के कोने में एक छोटी सी सुर्ख रोशनी देखी। मैंने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि ये कोई डिवाइस है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैमरा है? मैंने सुपरिटेंडेंट से पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, खामोश रहो, उसने झिड़का। लेकिन मेरा शक यकीन में बदल गया। यहाँ खुफिया कैमरे लगे हुए थे, कोई हमें देख रहा था, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। मेरा जिस्म सर्द हो गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, मैंने अपने दिल में कहा। सायमा नहाकर बाहर आई, उसके बाल गीले थे और उसने तौलिया लपेट रखा था। अब फरिया की बारी थी, वो भी अंदर चली गई। मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने सुपरिटेंडेंट की तरफ देखा जो एक कुर्सी पर बैठी हमारी निगरानी कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। जब फरिया बाहर आई तो मेरी बारी थी। जाओ जल्दी करो, सुपरिटेंडेंट ने कहा। मैं बैतुल खला में दाखिल हुई। वहां वाकई एक बड़ा टब था जो पानी से भरा हुआ था। मैंने अपने जिस्म पर नजर डाली जो शहद से अटा हुआ था। मैं रोने लगी। मैंने टब में कदम रखा और खुद को धोना शुरू किया। पानी ठंडा था, लेकिन मैं जोर जोर से अपने जिस्म को रगड़ रही थी, जैसे उस शहद के साथ साथ अपनी जिल्लत को भी धो डालना चाहती हूँ। मैं मुसलसल रो रही थी और अपने नसीब को कोस रही थी। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल दे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं दिले दिल में दुआएं मांग रही थी। जब मैं नहाकर बाहर आई तो सुपरिटेंडेंट ने हमें नए कपड़े दिए। ये हमारे आम जेल के कपड़ों से मुख्तलिफ थे। ये सलीके से सिले हुए थे, रंगीन थे, और अजब बात यह थी कि ये फिटिंग भी बिल्कुल ठीक थी। ये कपड़े पहनो, सुपरिटेंडेंट ने कहा। हम तीनों ने कपड़े पहने। हमारी जून ही बदल गई। हम किसी भी तरह से अब कैदी औरतें नजर नहीं आ रही थी, बल्कि ठीक ठाक मॉडर्न औरतें लग रही थी। मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। अच्छा, अब चलो मेरे साथ, सुपरिटेंडेंट ने कहा। हम तीनों उसके पीछे चलने लगी। वो हमें एक और कमरे में ले गई जो पहले से भी ज्यादा साफ सुथरा था। वहां एक दीवार के सामने एक बड़ा कैमरा लगा हुआ था जो बिल्कुल वाज़ेह था। यहाँ खड़ी हो जाओ, तीनों एक लाइन में, सुपरिटेंडेंट ने कहा। हमने वैसे ही किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सायमा और फरीहा सर झुकाए खड़ी थी, लेकिन मैंने कैमरे की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि कोई हमें देख रहा है। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी। ये एक मर्द की आवाज थी जो किसी स्पीकर से आ रही थी। अच्छा, आज 3 नए ऑप्शंस हैं। मेरा खून मुंजमद हो गया। ऑप्शंस? हम ऑप्शंस हैं? पहली बहुत आम है, दूसरी ठीक है, लेकिन तीसरी। आवाज रुकी। मैंने महसूस किया कि वो आवाज मुझे देख रही है। तीसरी बहुत शानदार है, नई, फ्रेश, बिल्कुल परफेक्ट। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। कोमल को ले आओ। ये अल्फाज सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम ही क्यों लिया गया? क्या मुअम्मा है? मुझे कहाँ ले जाया जाएगा? सवालात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। सुपरिटेंडेंट मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। चल भाई, तेरी किस्मत चमक गई, उसने तंज से कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन 2 औरतें आईं और उन्होंने मेरे बाजू पकड़ लिए। मैंने मुजाहिमत करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं गिड़गिड़ाने लगी। सायमा और फरिया ने मुझे देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाया जाने लगा। मैं चीख रही थी, रो रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी, लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक न रेंगी। राहदारी में दूसरी कैदी औरतें मुझे देख रही थी, लेकिन सब खामोश थी। शायद उन्हें मालूम था कि यहाँ आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। मैं बराबर मुजाहिमत कर रही थी। मेरे पांव जमीन पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन वो दोनों औरतें मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। मोटी सुपरिटेंडेंट मेरे पीछे पीछे चल रही थी और उसके चेहरे पर जो सख्ती थी वो मेरे दिल को लर्जा रही थी। ये कोई मामूली मुस्कुराहट नहीं थी, ये एक शैतानी, इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे कोई बड़ी कामयाबी मिल गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दें, मैंने इल्तिजा की। मेरी आवाज खौफ से कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, चुप रहो। एक औरत ने मेरा बाजू और मजबूती से पकड़ लिया। खामोशी से चलो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे कुछ बताएं तो। मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हम जेल की मरकजी इमारत से बाहर निकले और एक और इमारत की तरफ चलने लगे। ये इमारत बिल्कुल अलग थी, जेल के बाकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ। बाहर से ये साफ सुथरी और अच्छी नजर आ रही थी। जब हम अंदर दाखिल हुए तो मैं हैरान रह गई। यहाँ की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फर्श संगमरमर का था, चमकता हुआ, जैसे अभी साफ किया गया हो। दीवारें खूबसूरत रंगों से पेंट की हुई थी और छत से शानदार फानूस लटक रहे थे। ये कोई जेल का हिस्सा नहीं लग रहा था, ये तो किसी अमीर आदमी का महल लग रहा था। हम एक लंबी राहदारी से गुजरे तो वहां मौजूद सिपाही ने हमें देखते ही काफी बुरा समूह बनाकर कहा, इतनी देर कर दी साहब, कब से इंतजार कर रहे? 100 बार कहा है कि वक्त की पाबंदी किया करो, मगर तुम औरतों के दिमाग में न जाने क्या भूसा भरा हुआ है। क्या करूं मैं? नई लड़की है, काबू करने में वक्त तो लगता है ना। क्या सर गुस्से में? नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी जाओ अब। तो सुपरिटेंडेंट ने मुझे पलट कर घूरा। पैरों में जान नहीं है क्या? जल्दी चल,
वो धाड़ कर बोली तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। हम एक और बड़े दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा भारी लकड़ी का बना हुआ था जिस पर पेचीदा नक्शो निगार कुंदा थे। एक औरत ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया गया। शुक्र है कि मैं मुंह के बल नहीं गिरी। मैं जो ही पलटी ही थी कि कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं उस कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। मैंने इधर उधर देखा। कमरे के बीच में एक शानदार सोफा सेट रखा था। एक तरफ शीशे की बड़ी मेज थी जिस पर ग्लास, अजीब अजीब सी बोतलें और बर्फ रखी हुई थी। कमरा तो इंतहाई आलीशान और बड़ा था, शायद मेरे पूरे घर जितना बड़ा। फर्श पर नरम कीमती कालीन बिछा हुआ था जिस पर कदम रखते ही पांव धंस जाते थे। लेकिन उस आलीशानी में कुछ ऐसा खौफनाक था कि मेरी रूह कांप उठी। मगर अचानक एक चीज मेरी नजर से गुजरी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। और वो चीज थी दीवारों पर लगी खावतीन की नीम उरियां तस्वीर जो बड़े बड़े फ्रेमों में लगी हुई थी। कुछ तस्वीर तो इतनी शर्मनाक थी कि मैंने फौरन अपनी नजरें हटा ली। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। ये क्या जगह थी? यहाँ मुझे क्यों लाया गया था? सोच सोच कर मेरा दिमाग माफ होने लगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या माजरा है। मैं हर तरफ से खौफ में घिरी हुई कमरे के दरमियान में खड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, ऐसा लगता था कि अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई। एक कोने में एक बड़ा पलंग था जिसके इर्द गिर्द सुर्ख कलर की जालीदार पर्दे लगे हुए थे। उसे देखकर मेरे दिमाग में खौफनाक ख्यालात आने लगे। मैं दरवाजे की तरफ भागी और जोर से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। मैंने मुट्ठी से दरवाजा पीटा। खोलो, प्लीज खोलो, मुझे यहाँ से निकालो। मैं चीख रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। मैं दरवाजे पर हाथ रखकर रोने लगी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी जिंदगी का हर खूबसूरत ख्वाब, हर उम्मीद, सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। अम्मी, अब्बू, काश आप होते। मैं सिसकियां लेते हुए बोली, काश आप मुझे बचा सकते। मैं दरवाजे के साथ बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं समझ गई थी कि मुझे यहाँ किसी बहुत बड़े गुनाह के लिए लाया गया है। अचानक मेरी नजर मेरे हाथों पर पड़ी और उसी लम्हे मुझे याद आया, वजू। मैंने नहाने के साथ ही वजू किया था। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा वजू है, मैंने खुद से कहा। यह एहसास मेरे लिए रोशनी की एक किरण की तरह था। उस जगह में मुझे अल्लाह की याद आई। उस वक्त मुझे लगा जैसे अल्लाह मुझे खुद अपनी तरफ बुला रहा हो। आओ, मुझसे मांग कर देखो। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई जाए नमाज नजर आ जाए, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि कोने में एक तरफ मुझे जाए नमाज पड़ी हुई दिखाई दी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मताया हयात मेरे हाथ में आ गई हो। मैंने कांपते हाथों के साथ जाए नमाज उठाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन जब मैं सजदे में गई तो मेरे आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हो गए और मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूँ। मैं सजदे में गिड़गिड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल दे। मेरे आंसू जाए नमाज पर गिर रहे थे। मैं बुरी तरह से लरज रही थी। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मुझे इस आजमाइश से बचा ले। मैं तेरी पनाह में आई हूँ। मैं लगातार दुआएं मांग रही थी। उस आलम में न जाने कितना वक्त गुजर गया। अचानक मैंने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है, तो मेरी सांस अटकी और फिर मैंने कंधे पर एक हाथ महसूस किया तो मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मैं समझी ये बाहर निकल आएगा। मैंने आहिस्ता से अपना सर सजदे से उठाया तो अपने बिल्कुल करीब एक बारूद चेहरे वाले मर्द को देखा जिसकी आंखों में दौड़ थे सुर्ख डोरे देखकर मैं खौफ से पीछे हटी। वो लंबा तड़ंगा मर्द था, तकरीबन 40 साल की उम्र का, मजबूत, हट्टा कट्टा। उसकी शर्ट के गिरेबान खुला था और गले में सोने की मोटी चेन झूल रही थी। उसकी आंखें मेरा जायजा ऐसे ले रही थी जैसे मुझे चबा डालेंगी। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हवस चीख रही थी और मुझमें ये सब तकने की सकत न थी। मैं क्या अब इस मरहले से भी गुजारी जाऊंगी? अब ये कैसी आजमाइश है? नहीं नहीं, या अल्लाह। मेरे लबों से जुमले टूट टूट कर खुद ही निकलने लगे। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं समझ गई थी कि ये वही आदमी है जिसने मुझे मुंतखब किया था। ये वही आदमी था जो मेरे साथ वो सब करना चाहता था जिसका तस्वुर भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मेरी मदद फरमा। मेरी आवाज़ खौफ और इज्जत से भरी हुई थी। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही मैंने महसूस किया कि उस मर्द का हाथ मेरे कंधे से हट गया। मैंने एकदम आंखें खोली तो देखा वो शख्स मुझसे 2 कदम पीछे हट गया था और उसके चेहरे पर जलजले की सी कैफियत उतरी थी। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई अजीब मखलूक देख रहा हो। और फिर वो मुझसे और दूर हटा और सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं वहीं फर्श पर बैठी रह गई। मेरी आंखें उस पर थी लेकिन मेरा दिल अल्लाह को पुकार रहा था। क्या मेरी दुआ सुन ली गई थी? क्या अल्लाह ने मुझे बचा लिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अब आगे क्या होने वाला है। आया मेरी जान बख्शी की जाएगी या फिर इससे आगे मुझसे कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था।
क्योंकि मैं अभी भी उसकी दस्तरस में थी। वो मर्द सोफे पर बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी, गुस्सा था, मगर कंफ्यूजन भी थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने अपनी घड़ी उतारी और मेरी तरफ देखकर तंजी आवाज में बोला, तुम औरतें रोती कमाल की हो, मगर मच के आंसू बहाना कोई तुमसे सीखे। मैंने अपने आंसू साफ किए, लेकिन मेरी आंखों में उलझन थी। वो एकदम सर्द लहजे में बोला, शौहर के होते हुए अपने यार के साथ रंगरलियां मनाते हुए अल्लाह याद नहीं आया? अब बड़ी नेक परवीन बन रही हो, उसने जहर भरे लहजे में कहा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे अंदर का सारा खौफ गुस्से में बदल गया। ये इल्जाम, ये घटिया गंदा इल्जाम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब दोबारा उस शख्स की जबान से सुन रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं फट पड़ी। क्या कहा आपने? मैंने आंखें फाड़कर उसे देखा। वही जो तुम्हारे केस में लिखा है, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। शौहर के होते हुए अपने कजन के साथ नामुनासिब ताल्लुकात, और फिर जब पकड़ी गई तो उसी कजन को कत्ल कर दिया। ये झूठ है। मैं अचानक खड़ी हो गई। ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जाम है। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाकर मेरी तरफ देखा। सब यही कहते हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन मैं वाकई बेकसूर हूं, मैंने जोर से कहा। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। ये सब मेरे शौहर की साजिश है। उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरा गला रुंध गया, लेकिन मैंने जल्दी खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोकर उस शख्स के सामने खुद को कमजोर साबित करूं, क्योंकि वो पहले ही कह चुका था कि रोती हुई औरतें मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं। अच्छा, तो सच क्या है? उसने सिगरेट की राख झाड़ी और सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गया। चल बोलना शुरू कर, देखते हैं तुम्हारी कहानी में कितना दम है। मैंने अपनी आंखें पोंछी और बोलना शुरू किया। मेरा नाम कोमल है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। मेरी आवाज कांप रही थी। पहले अब्बू गुजरे, दिल का दौरा पड़ा था। उसके 6 माह बाद अम्मी भी चल बसी। वो अब्बू की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं रुक गई। इन यादों ने मेरे दिल को फिर से चीर दिया। अम्मी के नाम एक मकान था, शहर के अच्छे इलाके में। अब्बू ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। अम्मी ने मरने से पहले वो मकान मेरे नाम कर दिया था। कानूनी तौर पर अब्बू मेरी मिल्कियत था। इंस्पेक्टर खामोशी से सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। अम्मी को मेरी शादी की फिक्र थी। मैं इकलौती थी, कोई भाई बहन नहीं था। उन्होंने जल्दी से मेरी शादी जहांगीर से करवा दी। जहांगीर के नाम पर मेरा लहजा कड़वा सा हो गया। जहांगीर हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा था। अम्मी ने सोचा कि वो मेरा ख्याल रखेगा, मगर मैंने गहरी सांस ली और माजी के ताने बाने यकजा करने लगी। तो इंस्पेक्टर एकदम बोला, फिर क्या हुआ? शादी के फौरन बाद अम्मी गुजर गईं और अम्मी के जाने की देर थी कि जहांगीर की असलियत सामने आ गई। वो बाहर औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था। हसीयत से मेरा चेहरा लाल हो गया। वो अक्सर रात गए घर आता, शराब पीकर, और कभी कभी तो वो औरतों को घर भी ले आता था। तुमने कुछ नहीं कहा? इंस्पेक्टर ने पूछा। कहा, बहुत बार कहा। मेरी आवाज भीग गई। हर बार झगड़ा होता, वो मुझे मारता, गालियां देता, कहता कि ये उसकी मर्जी है, मैं कोई नहीं उसे रोकने वाली। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फिर उसने मेरे मकान की मांग की। वो चाहता था कि मकान उसके नाम कर दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि वो मकान मेरी अम्मी की आखिरी निशानी था। वो मेरे वालिदैन की मेहनत की कमाई था, और मैं जानती थी कि जहांगीर उसे बेचकर पैसे बर्बाद कर देगा, जुए में, शराब में, औरतों पर। तो तुमने इनकार कर दिया? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, और उसी वक्त से उसका रवैया और भी खराब हो गया। वो मुझे मारने लगा। रोज झगड़े होने लगे। उसने मुझे धमकियां दी कि अगर मकान नहीं दिया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं बोलते बोलते रुक गई। अगला हिस्सा बताना तो सबसे मुश्किल था। बात करते करते मेरी सांस चढ़ गई और मैं खामोश हो गई। इंस्पेक्टर ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? मेरा एक कजन था, अहमद। मैंने आहिस्ता से कहा, वो मेरे मामू का बेटा था। वालिदैन के इंतकाल के बाद वही एक था जो कभी कभी मेरा हाल पूछने आ जाता था। तुम पसंद करती थी उसे? इंस्पेक्टर ने शक्की लहजे में पूछा। नहीं, मैंने फौरन कहा। वो बस मेरा भाई जैसा था। अम्मी की मौत के बाद वो कभी कभी आता, मेरा हाल पूछता, कुछ पैसे दे जाता अगर जरूरत हो, बस उतना ही। इंस्पेक्टर ने गहरी नजर से मुझे देखा। जहांगीर को उसका आना बुरा लगता था तो उसने आना छोड़ दिया, मगर जहांगीर को फिर भी करार ना आया। कैसे? इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से पूछा। अब वो थोड़ा ध्यान से सुन रहा था। चंद दिन पहले की बात है। मेरी आवाज भर आ गई। मैं बहुत बीमार थी, बेहोश हो गई। मेरी हमसाय ने जहांगीर को फोन करने की कोशिश की। जब राब्ता ना हुआ तो उन्होंने अहमद को बुला लिया। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं 1 हफ्ता अस्पताल में दाखिल रही, लेकिन जहांगीर को इतनी तौफीक ना हुई कि हॉस्पिटल आकर देख लेता कि आया मैं जिंदा भी हूं या नहीं। अहमद ने हॉस्पिटल के सारे वाजिबात अदा किए और मुझे लेकर घर पहुंचा। मैं रुकी। यादें मेरे दिल को छल नहीं कर रही थी। तभी जहांगीर अचानक घर आ गया। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नाजिया भी थी। जहांगीर ने अहमद को देखा तो फौरन आपे से बाहर हो गया। उसने अहमद से झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम मेरी बीवी के पास क्यों आते हो, तुम्हारी क्या नीयत है? अहमद ने उसे बताया
कि कोमल को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूं, जो कि असल में तुम्हारा फर्ज था। तुमने अपने फर्ज से कोताही की। अगर तुम इसके पास होते तो मुझे यहां पर आने की नौबत भी ना पड़ती। जहांगीर ने जब अहमद की ये बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। फिर जहांगीर ने मेरे सामने अहमद को कत्ल कर दिया। मैं हकलाते हुए बोली तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर तनाव की कैफियत उभरी। मैं चीख रही थी, रोक रही थी, लेकिन नाजिया ने मुझे पकड़ रखा था। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। अहमद का खून हर तरफ था। वो चीख रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकी। और फिर जहांगीर ने पुलिस को बुलाकर कहा कि मेरा अहमद के साथ गलत ताल्लुक था और मैं इसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन वो मुझे साथ ले जाना नहीं चाहता था, जिस पर लड़ाई हुई। और फिर मैंने धोखे से अहमद को घर बुलाकर कत्ल कर डाला। पुलिस ने उसकी बात मान ली। नाजिया ने भी उसकी बात की तस्दीक कर दी। दोनों ने मिलकर झूठी गवाही दी और अब मैं यहाँ हूँ। तो गोया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था? नहीं, मैंने बेबसी से कहा। इंस्पेक्टर ने अपनी सिगरेट बुझा दी और आगे झुककर मुझे देखा। और तुम चाहती हो कि मैं इस सब पर यकीन कर लूं? उसने तंज से कहा, बगैर किसी सबूत के। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल टूट गया। अपनी हैसियत भरी जिंदगी को फिर से दोहराना मेरे लिए कतन आसान नहीं था, लेकिन मैं इस उम्मीद पर यह बातें दोबारा से दोहरा रही थी कि शायद कोई अच्छा नतीजा बरामद हो। मगर सामने बैठा इंस्पेक्टर इंतहाई आराम से मुझे ही झुठला गया। उसे मेरी किसी बात का भी यकीन न आया तो मेरा दिल फट गया। वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। बीबी, कानून आंसू देखकर फैसला नहीं करता, कानून सबूत मांगता है। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो मुझे बताओ। तो मैं एकदम उसकी बात सुनकर चीख पड़ी। अगर मेरे पास सबूत होता तो क्या मैं यहाँ होती? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वकील कर सकूं। मैं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा। मैं यहीं मर जाऊंगी, इसी जेल में। लेकिन अगर तुम झूठी हुई तो? इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैंने भीगी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। तो मुझे सजा दें, वो सजा जो आप देना चाहते हैं। मैं आंखें बंद करके उसे अपना नसीब समझ लूंगी, लेकिन खुदारा मेरी बात पर यकीन करे। मेरा शौहर बहुत ही चालबाज इंसान है। वो मुझे सजा दिलवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। इंस्पेक्टर खामोश नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। वो गहरी सोच में डूब गया था। प्लीज, मैंने हाथ जोड़े, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो कम से कम तहकीक तो करें। जहांगीर को पकड़े, उससे पूछें, नाजिया से पूछें, मेरे पड़ोसियों से पूछें कि उस दिन क्या हुआ था। प्लीज मुझे इंसाफ दें। मुझे न जाने क्यों ये संजीदा और बुर्दबार सा आदमी अपनी आखिरी उम्मीद लग रहा था। इंस्पेक्टर मेरी सारी बात सुनने के बाद कमरे में टहलने लगा। उसकी पेशानी पर शिकनें पड़ी हुई थीं और वो गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं खामोशी से बैठी उसकी हर हरकत को देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं। अचानक वो रुक गया और मेरी तरफ देखा। अगर तुम सच कह रही हो तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, एक बेकसूर औरत को जेल में डालना और उसकी जायदाद हथियाना। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई की झलक नजर आ रही है, उसने संजीदगी से कहा। मैं मजलूम हूं, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं बेबसी से बोली। इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर अपने आला अफसरान से रब्ता किया और मेरे केस की दोबारा तफ्तीश की इजाजत मांगी। उसकी संजीदगी और अज़म ने मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई। अगले चंद दिनों में उसने मेरे शौहर जहांगीर पर खुफिया नजर रखना शुरू कर दी। उसने अपने काबिल एतमाद मुखबिरों को लगा दिया जो जहांगीर की हर हरकत पर नजर रखते। 3 दिन की मुसलसल निगरानी के बाद कुछ इंतहाई मशकूक मामलात सामने आए। जहांगीर ने मेरे मकान पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया था और उसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा एक और नौजवान औरत अक्सर उसके साथ देखी जाती थी। मुखबिरों ने बताया कि ये औरत उसकी गर्लफ्रेंड है और वो साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर ने मेरे कजन के कत्ल के मामले की दोबारा तहकीक शुरू की। उसने पुलिस फाइलों का बगौर मुताला किया और जान गया कि इब्तदाई तफ्तीश बहुत सतही नौयत की थी। कई अहम सवालात के जवाबात नहीं थे। कत्ल की जगह पर मिलने वाले शवाहिद का सही तरीके से जायजा नहीं लिया गया था। इंस्पेक्टर ने फॉरेंसिक टीम को दोबारा शवाहिद की जांच पड़ताल करने का कहा। नई तफ्तीश से चौंका देने वाले हकाइक सामने आए। जाए वकुआ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स मेरे नहीं बल्कि जहांगीर के थे। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार पर भी जहांगीर के निशानात मिले। इसके अलावा एक पड़ोसी ने बयान दिया कि उसने उस रात जहांगीर को मेरे कजन के साथ झगड़ते हुए देखा था। ये सब शवाहिद मेरे बेकसूर होने की वाज़ेह दलील थे। इंस्पेक्टर ने फौरी कार्रवाई करते हुए जहांगीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस टीम मेरे घर पहुंची तो जहांगीर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जहांगीर को थाने लाया गया तो उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी सारी कारस्तानियां खुल जाएंगी। थाने में जहांगीर को हिरासत में लिया गया और उसकी गर्लफ्रेंड नाजिया को अलग कमरे में रखा गया। इंस्पेक्टर ने पहले नाजिया से पूछगछ शुरू की। जब उस पर दबाव डाला गया और शवाहिद सामने रखे गए तो उसकी आंखों में खौफ से आंसू आ गए और वो कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जहांगीर का मंसूबा था। नाजिया चीख कर बोली, इसी ने यह सारा खेल रचाया था। वो कोमल का मकान हथियाना चाहता था। उसने कोमल के कजन को कत्ल किया और इल्जाम कोमल पर लगा दिया। नाजिया के बयान के बाद
इंस्पेक्टर ने जहांगीर से सख्त पूछगछ की। जब उसे बताया गया कि नाजिया ने सब कुछ बता दिया है और तमाम शवाहिद उसके खिलाफ हैं, तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने काफी देर तक इनकार किया, लेकिन जब शवाहिद और नाजिया के बयान को साथ सामने रखा गया तो बिलाखिर वो टूट गया। जहांगीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने एतराफ किया कि उसने कोमल के कजन अहमद को कत्ल किया था और इल्जाम कोमल पर लगाया था ताकि उसका मकान हथिया सके। उसने ये भी बताया कि उसने पुलिस वालों को रिश्वत दी थी ताकि वो सही तफ्तीश न करें। उसका मुकम्मल एतराफ रिकॉर्ड कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर मेरी रिहाई का हुक्म जारी करवाया। जब मुझे बताया गया कि मैं आज़ाद हूँ तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जेल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाहर इंस्पेक्टर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। कोमल, मैंने तुम्हारा मकान वापस दिलवा दिया है। जहांगीर अब सजा से नहीं बच सकता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं शुक्रगुजारी से बोली। कुछ दिन के बाद इंस्पेक्टर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। कोमल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम एक नेक और मासूम लड़की हो। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मेरी मदद की थी, मुझे इंसाफ दिलाया था, लेकिन जेल में जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे जहन में था। वो मजलूम औरतें जो उस जेल में हवस का निशाना बनती थी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैंने आजम के साथ कहा। क्या शर्त? इंस्पेक्टर ने पूछा। जेल में जो मजलूम औरतें हैं और जिनके जिस्मों के साथ खेला जाता है, आप वादा करें कि अब से ऐसा नहीं होगा। क्या ये तुम्हारी शर्त है? इसे शर्त ही समझिए। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मेरी ये शर्त मान लेते हैं तो मैं आपसे अभी निकाह करने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने मेरी पुरज़म आंखों में देखा। वादा रहा कोमल, मैं आइंदा किसी नामहरम लड़की को नहीं हाथ लगाऊंगा। अयाशी की जो निजी जेल मैंने बना रखी थी वो अब से बंद हो जाएगी। मैंने जहांगीर से तलाक ले ली और इद्दत के दिन गुजार कर मैंने इंस्पेक्टर जमाल से निकाह कर लिया। हमारा निकाह सादगी से हुआ। जमाल ने अपना वादा निभाया। अल्लाह ने जमाल के दिल में मेरी इतनी मोहब्बत डाल दी कि अब वो किसी भी खातून की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। अल्लाह ने उनके दिल को इस तरह बदल दिया कि वो जमाल जो पीने पिलाने से बाज नहीं आते थे, अब हर तरह के नशे को छोड़ चुके थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते। वो अक्सर कहते थे कि तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं इस दलदल में धंसता चला जाता। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर जमाल ना होते तो शायद मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाती। यकीनन हम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा था। सच कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और उनका मिलन जमीन पर होता है। मेरी नई जिंदगी का आगाज हो गया था, एक ऐसी जिंदगी जो इज्जत और इंसाफ पर मबनी थी। मेरा सफर दर्द से शुरू हुआ था, लेकिन खुशियों पर खत्म हुआ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।